नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन होंगे, स्वस्थ भी होंगे और थोड़ा बहुत याद भी आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और ये डेली क्लासेस आपके चल रहे हैं, किसी एक दिन में नहीं चला रहा हूँ। जब तक यह एसएसटी नहीं ख़त्म होता है तब तक हम साइंस वाले पे हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने मैथ ख़त्म कर लिया पूरा का पूरा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आके मैथ बिल्कुल मतलब एक तरफ से देखना शुरू कर दीजिए। दो दो तीन तीन बार हमने उस चीज़ को पढ़ाया हुआ है, एक बार नहीं, ठीक है ना। और रह की बात आपका फिर से महामैराथन लगाना, तो महामैराथन में फिर से लगाऊंगा। उस सारे क्वेश्चन को मैं फिर से कराऊंगा किसी एक वीडियो सेपरेट में, लगभग 3 घंटे 2 घंटे जितने घंटे का बन जाए, ठीक है ना। जितना मैं अपना आपको तपाऊंगा उतना अच्छा आप लोग भी निखरोगे। तो चलो, तो हमको क्या है, हम तो तपाने के लिए तैयार ही रहते हैं अपने आप को। बस आप लोग बहुत ही अच्छा करना और कभी बैक लगाने की नौबत नहीं आए। जितने सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं कम से कम उतना का, ठीक है। अभी हो सकता है इंग्लिश भी मैं पढ़ाऊँ, तो जैसे समय मिलेगा मैं बताऊंगा आप सभी को। और उधर 9 बजे क्लास चलता है आपका, उसे भी आप देख सकते हैं डेली। बहुत ही सुपर क्लास है भाई, वो आपके मैथ की क्लास है ऐसा सुपर टेट के लिए। अब सुपर टेट कहने को है, मैथ तो हर जगह पूछा जाता है। अगर वहाँ पे पढ़ रहे हो तो शायद कभी किसी भी एग्जाम के लिए मैथ पढ़ने की कोई आवश्यकता न पड़ेगी। अभी एक ही क्लास हुआ है, एक दो क्लास हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। डेली 9 बजे आता है। इसमें बच कितना रहा समय भाई? इस समय हो रहा है रात का 3:30। चलो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है ना। रात का 3:30 चाहे 2:30 बज जाए, हम लोग को पढ़ना है, पढ़ेंगे। और रही बात आप सभी के समय घड़ी में, तो 6 बज रहा होगा भाई, है ना। चलो आ जाओ। पर्यावरण प्रदूषण, डीएलएड 4th सेमेस्टर एसएसटी के क्लास, सुपर टेट की बात मैं कर रहा हूँ। अरे सॉरी, एसएसटी में तो सामाजिक अध्ययन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण क्या है पहले इतना समझ लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण के 4 ही प्रकार हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से? 4 ही प्रकार में बहुत बड़ा प्रकार माना जाता है, मतलब पढ़ लोगे तो बहुत मजा आएगा, बस पढ़ते चलना। पहला आपको पता है कि जल प्रदूषण आप पढ़ोगे, जल प्रदूषण। फिर मृदा प्रदूषण, फिर वायु प्रदूषण, और एक और है ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। यह 4 के चारों पढ़ लिए तो प्रदूषण खत्म। यही चारों के चारों बहुत बड़े प्रदूषण है भाई। और हमारे समाज में सबसे बड़ा प्रदूषण का काम एक तरह से सबका एक तरह से बराबर बराबर का योगदान है, यह कह लीजिए, है ना। कह लो एक में से एक भी साफ सुथरा हो तो आज कुछ नहीं कहा जा सकता। मृदा थी लेकिन अब मृदा नहीं है साफ सुथरा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे केमिकल वगैरह फर्टिलाइजर के रूप में, मैन्योर के रूप में मिलाए जाने लगे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ भारी लग रहा होगा, तबीयत ठीक नहीं है, नाजुक है थोड़ा सा। और सही होगा, कब तक सही होगा, किसी के आने से सही हो जाएगा वो चीज़ें। तो बस आप लोग सारी चीज़ें बस देखते रहिए, सब कुछ सही होगा। प्रभु हैं हमारे साथ, हम दोनों के साथ में, तो सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए, अब पर्यावरण प्रदूषण में सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रदूषण होता क्या है। तो पर्यावरण के किसी भी घटक में, लिखना चाहें तो लिखते चलिए, पर्यावरण के किसी भी घटक में, घटक का मतलब कि बहुत सारी चीज़, जैसे कि वहाँ का तापमान, वहाँ का टेम्परेचर, मतलब कोई भी पर्यावरण का घटक हो। पर्यावरण के घटक कितने होते हैं मैंने इसके पिछले वाले चैप्टर में बताया था आपको, अब देख लेंगे। पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, प्रदूषण कहलाता है। प्रतिकूल प्रभाव का मतलब कि जो पहले स्थिति थी अब वो स्थिति नहीं रहे। जैसे कि प्रजातियां कई सारी खत्म हो जाती हैं, पेड़ पौधों की, मानव मतलब एक तरह से मानव की नहीं, पेड़ पौधों की मतलब इतना चेंजेस नहीं हो पाया है अभी कि मानव की प्रजातियां खत्म होने लगी। मानव की प्रजातियां खत्म होने का मतलब है कि तब तक पूरी विनाश हो गया होगा, पूरी पृथ्वी पर लगभग विनाश स्थिति आ गई होगी। मतलब कि पूरी जितने भी पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं सारी खत्म हो गए होंगे, जितने भी जंतु के प्रजातियां सारे के सारे खत्म हो गए होंगे। मतलब इस तरह के बाद फिर मानव की स्थिति बदलेगी। तो क्योंकि खाने पीने का कुछ नहीं रह जाएगा तो सारी चीज़ें परिवर्तित होंगी, तो मानव का जीवन भी नष्ट हो जाएगा। तो पर्यावरण प्रदूषण में मानव का विकास प्रक्रिया, औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण आदि का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। पर्यावरणीय घटकों के आधार पर अगर देखा जाए तो पर्यावरणीय प्रदूषण में बहुत फैक्टर तो नहीं, मतलब 4 फैक्टर आ जाते हैं। कौन कौन से? पहले तो आपको जल प्रदूषण देखना है, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। यह सारे के सारे प्रदूषण ही एक तरह से मतलब इतने रूप में बांटा गया है प्रदूषण को। तो हम देखते हैं कि करके, और थोड़ा सा और कुछ पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक करके सबको देखेंगे। एक आपको इनमें से किसी एक को भाई मैं होमवर्क के रूप में दूंगा आपको, है ना। तो इसमें चारों में से 3 बताएंगे और एक आपको होमवर्क के रूप में देंगे। कुछ होमवर्क आप भी करिए, ठीक है। देखिए, सभी जीव अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए, वृद्धि और विकास के लिए तथा अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए
संतुलित पर्यावरण में रहना चाहते हैं और निर्भर करते हैं उस पे। संतुलित पर्यावरण से तात्पर्य यह है कि एक ऐसे पर्यावरण से है जिसमें प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में उपस्थित होते हैं, चाहे वह वर्षा हो, चाहे वह टेम्परेचर हो, चाहे वह ताप हो, दाब हो, है ना, वह सारी चीज़ें एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि 3 महीने बाद मौसम चेंज होता है, जलवायु चेंज होती है, 3 महीने बाद मौसम चेंज होता है, जलवायु नहीं, जलवायु तो लंबे अरसे तक बनी रहती है। 3 महीने बाद मौसम अगर चेंज होती है, तो वह मौसम हर साल 3 महीने बाद ही चेंज हो, ठंडी, गर्मी, वर्षा, है ना, शीत ऋतु, ये सब एक क्रम से आते हैं 3-3 महीने तक। तो यही अनुपात हमेशा बना रहे, रेशियो बना रहे। अब ऐसा ना हो कि 6 महीने मतलब कि 9 महीने बारिश हो जाए और बाकी 3 महीने ठंडी पड़ जाए, गर्मी चली जाए। तो यह भी घटक के अंदर मतलब एक तरह से पर्यावरण का एक तरह से प्रकोप ही देखने को मिलेगा हमें। बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई होंगी तब तक। समझ रहे हैं ना? जो चीज़ें जिसको टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, वह चीज़ें तो विनाश हो जाएंगी पहले ही। समझ रहे हैं ना? सड़ गल जाएंगी। जैसे कि कभी छोटा पौधा हो, अगर उसमें पानी भर दिया जाए तो उसके पौधे का जड़ सड़ जाता है, गल जाता है। तो मतलब उसको हर कंडीशन चाहिए, कभी धूप भी चाहिए उसे, कभी छाँव भी चाहिए, कभी बारिश भी चाहिए उसे। समझ रहे हैं ना? शीतलहरी भी चाहिए उसे। तो मतलब हर एक चीज़ उसको चाहिए, तब जाके वो जीवित रहेगा। ये बस इसी चीज़ को अनुपात बोला गया है कि एक अनुपात में, मतलब कि सब थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सब कुछ उसे चाहिए। जैसे आपको जीवन जीने के लिए कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होता है, वसा भी चाहिए होता है, प्रोटीन और विटामिन, ये सारे के सारे चाहिए होते हैं। लेकिन इनमें से अगर प्रोटीन न दिया जाए आपको ना, तो आपके शरीर में बहुत विकार हो जाएँगे। आप परेशान हो जाएँगे दिखाते-दिखाते डॉक्टर को। एक स्थिति आएगी कि आप मृत्यु के पहले ही स्वाहा हो जाएँगे भाई, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। परंतु आगे बढ़ते हैं, लिखते चलिएगा। परंतु कभी-कभी मानवीय या फिर अन्य कारणों से पर्यावरण में अनेकों परिवर्तन हो जाते हैं, उसके घटक ही खत्म हो जाते हैं। घटक की मात्रा की आवश्यकता से अधिक बहुत ज़्यादा उसका यूज़ हो जाता है, या फिर उसका घटक की जो मात्रा होती है वो बहुत बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? पर्यावरण में हानिकारक घटक आ जाते हैं, हानिकारक एक तरह से स्थिति बन जाती है। मतलब लग जाता है कि अब पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है किसी एक घटक के कारण, और एक विशेष समुदाय जीवों का हो चाहे पेड़ पौधा का हो, इस तरह से धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कोई एक विशेष समुदाय खत्म हुआ तो हम समझ गए हाँ, पर्यावरण की स्थिति अब थोड़ी सी खराब हो रही है। जैसे कोरोना काल था तो उस समय देखे थे कि बहुत ज़्यादा दिल्ली की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। आप देखे थे ना, दिल्ली की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था दिल्ली की स्थिति में। तो बस यही था कि मतलब कि कुछ दिन के लिए अगर हम लोग अपना हस्तक्षेप रोक दें, मानवीय हस्तक्षेप रुक जाए ना, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। जैसे गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा था उस समय, तो वहाँ से जो प्रदूषण हो रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड का, शीशे का, तो यह चीज़ें नहीं हो पा रही थी और इन्वायरमेंट बहुत स्वच्छ हो गया था। जो चीज़ें जानवर कभी सड़क पर नहीं आए थे, वो भी अपना घर बनाने के लिए निकल पड़े थे, है ना? पब्लिक लेकर मतलब अपना फैमिली लेकर घूमने टहलने के लिए निकल चुके थे सब। बत्तख हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें सड़क पर दिखने लगी थी। जो जानवर कभी हमको दिखते ना थे ना, वो भी दिखने लगे थे एक बहुत ही साफ़ सुथरे जगह पर, मतलब एक सामने बिल्कुल आकर, इस तरह से। तो ये था, यह दिखता है हमें, मतलब मानवीय हस्तक्षेप इतना बढ़ चुका है ना, जिसके कारण से हमें विनाश की स्थिति नज़र आती है। यह होना तय है। अब प्रदूषण के प्रकार में सबसे पहले हम चलते हैं मृदा, वायु, जल और ध्वनि में से सबसे पहले चलते हैं मृदा के प्रदूषण पे। मृदा का प्रदूषण कैसे हो रहा है, किस कारणवश हो रहा है, कौन से ऐसे केमिकल है, फर्टिलाइजर हैं, किसकी वजह से हो रहा है? तो कैडमियम, आपने नाम सुना होगा, कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, कीटाणुनाशक पदार्थ हो गए, रासायनिक पदार्थ हो गए, उर्वरक हो गए, खरपतवारनाशी हो गए, विषैले गैसें हो गई, विषैली गैसें जो छिड़काव करते हैं पेड़ पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए, तो ये सब मिट्टी में मिल जाते हैं और उसको प्रदूषित कर देते हैं, वहाँ की उर्वरकता क्षमता एकदम खराब कर देते हैं। आपको मजबूरन वहाँ पर उर्वरता बढ़ाने के लिए केमिकल मिलाना पड़ता है। तो बार बार ऐसे करने से वहाँ का पूरा मिट्टी का सत्यानाश हो जाता है, मृदा खत्म। अब इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है हमें? जैसे उर्वरता वहाँ का कम हो जाना, यह भी तो प्रभाव है। लवण मतलब कि नमक स्थिति वहाँ पे बन जाना, नमकीन स्थिति बन जाना, मतलब आपको बार बार वहाँ पर फसल चक्र बनाना पड़ता है। एक फसल चक्र नहीं बनाएंगे तो उस मिट्टी की उर्वरता नहीं होती है, और आपका काम क्या है कि मैं ऐसी चीज़ को बोऊंगा जिससे मुझे फ़ायदा होगा, तो वहाँ का मिट्टी की उर्वरता विनाश होना ही होना है। इतने केमिकल मिला देते हैं। आपको जो चीज़ें 3 महीने बाद तैयार होती हैं, आपको तुरंत का तुरंत चाहिए, तो आप उसमें केमिकल मिलाते हो। तो इससे क्या हो रहा है, मिट्टी की जो सांद्रता है वो खत्म हो रही है। तो ये प्रभाव देखने को मिला हमें। अगर कारण बता दें तो कारण में आप वही चीज़ लिख सकते हैं। कारण में क्या लिख सकते हैं?
असतत कृषि, असतत कृषि विधियां, मतलब कि आपको इतना ज़्यादा भूख है किसी चीज़ का, पैसे का इतना भूख है कि आप कृषि के लिए, अब ऐसा थोड़े होता कृषि के लिए मतलब खेत को कुछ दिन के लिए इस तरह से छोड़ा भी तो जाता है, ऐसा नहीं कि लगातार आप फसल उगाते चले जाओ उगाते चले जाओ, उसमें कुछ चीज़ें आप छोड़ते हो, मतलब कुछ समय के लिए पट्टी पे छोड़ देते हो उसे कि भैया हाँ चलो कुछ समय के लिए भीगने दो, इसी तरह उसको एक तरह से उपज मतलब ना उसमें उपजाया जाए, वह उस इसी तरह छोड़ दिया जाए जिससे कि वह उर्वरक हो जाए, उसमें कुछ उर्वरता बन जाए, फिर उसके बाद जुताई करेंगे, खाद उद मिलाकर छोड़ दो। अब इसी तरह छूटे रहने से उसमें कुछ उर्वरता बढ़ जाता है, फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लगभग एक सीजन के बाद मैं उसमें जुताई करूँ, या फिर कुछ ऐसे फसल बो दिया जाए जिससे उर्वरता उसका कम ना हो, उस फसल चक्र चलता रहे। ऐसे इस प्रकार की सब्जियां बोई जाती हैं, चीज़ें उगाई जाती हैं, लगातार परिवर्तन किया जाता है उसमें। लेकिन सतत मतलब असतत कृषि अगर उसमें किया जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब औद्योगिकीकरण जो कचरा है ना, लैंड फिल है जो, समझ रहे हैं ना, लैंड फिल जो होते हैं, वहाँ से होने वाले जो रिसाव है लैंड फिल से, घरेलू कूड़ा करकट हो गया, है ना, पॉलीथीन हो गया, यह सब भी अगर खेत में आ जाते हैं तो उसका सत्यानाश ही कर देते हैं पूरा का पूरा, समझ रहे हो ना। तो यह रहा कारण। तो हमने बता दिया मृदा कि में क्या प्रदूषण होता है, उसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है, वो कारण क्या है। अब आते हैं वायु प्रदूषण की तरफ। वायु प्रदूषण सबसे इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ही, इसके लिए ये वाला हम छोड़ेंगे होमवर्क के लिए आपको। वायु प्रदूषण क्या है, मृदा हमने देख लिया। वायु प्रदूषण में सबसे पहले क्या होता है, किस प्रकार से कारण बन जाता है, जैसे कि वायु प्रदूषण में आप देखते होंगे कि बहुत सारी गैसें और बहुत प्रकार की वायु की गुणवत्ता, मतलब वायु गुणवत्ता को बहुत खराब कर देती हैं। वायु जिस तरह रहना चाहिए, आप मास्क लगा कर घूमते हो, कोरोना आ गया मास्क लगा लिया, तो यह क्या है, एक तरह से वायु की गुणवत्ता को खराब ही तो किए। नाइट्रोजन उसमें बहुत ज़्यादा हो जाना, सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाना, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड बना देना, नाइट्रस ऑक्साइड बना देना, है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना, सीसा की मात्रा बढ़ जाना, है ना, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाना, धूल कण बहुत बड़े बड़े जो होते हैं देखने लगना। तो ये क्या है, सब के सब एक तरह से क्या है, प्रदूषण ही तो है, वायु प्रदूषण। और वायु गुणवत्ता सबसे ज़्यादा खराब हमारी दिल्ली की हो जाती है, हरियाणा का हो जाता है, जिस समय धान वगैरह की कटाई होती है, समझ रहे हैं ना, उसमें पिटाई होती है तो पूरा का पूरा, समझ रहे हो, पूरा हरियाणा तो पूरा धान मतलब वहाँ पे जो गेहूँ गेहूँ होता है, धान नहीं भाई, गेहूँ की बात कर रहे हैं, सॉरी, गेहूँ, हाँ, तो गेहूँ की जब पिटाई होती है, वहाँ से गेहूँ छटैया होती है ना, तो उस समय देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा धूल धक्कड़ उड़ता है, और पूरा का पूरा दिल्ली दिल्ली क्योंकि ऊंचाई पे है थोड़ा सा, तो वहाँ पे पूरा का पूरा चीज़ें वहीं पर जाके अटक जाती हैं, और पूरा का पूरा प्रदूषण हो जाता है। और दिल्ली की घनत्व तो आपको पता है, लगभग 11,000 लोग पर 1 किलोमीटर में रहते हैं, इतना ज़्यादा घनत्व है उसके छोटे से एरिया में। अब इसका प्रभाव क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, श्वसन आप नहीं कर पाते हो, फेफड़े में फंस जाता है, फेफड़े का कैंसर भी होने की संभावना हो जाती है, दमा हो जाता है, आपको दमा होने की भी संभावना होती है। 1 मिनट रुकना जरा। तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई यार, बहुत ज़्यादा, है ना, बोलने वोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको। हमारे शरीर जिसके लिए है, कम से कम वो चिंता करे बस। मुझे हमको अपनी सेहत की कभी ख्याल ही न था, और 2 महीने से तो काफ़ी खैर ठीक हो जाएगा, मुझे पता है, उनके आने से पहले पहले। चलो आ जाओ। तो ये चीज़ें थी, यानी कि आप समझ रहे हैं ना, वायु में प्रदूषण का मतलब कि कितना ज़्यादा आदमी रोगी हो जाएगा, दमा का शिकार होना। दमा आप समझते होंगे, जो बार बार खांसता रहता है ना इंसान, श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम हो जाता है, जो उसका यहाँ पर क्या बोलते हैं उसमें, जो लिप क्या बोलते हैं भाई उसमें, एक तरह से होता है ना यहाँ पर ब्रोंकाइज, जो ब्रोंकाइज होता है यहाँ पर, उसमें फंस जाएगा, सिर दर्द होने लगेगा, फेफड़े का कैंसर होने का डर रहेगा, हृदय रोग हो जाएगा बहुत सारे, उल्टी जुकाम, ये सब सारी चीज़ें, निमोनिया, यहाँ तक की आँख में जलन हुई, है ना, खांसी, गले गले का दर्द, ये सब के सब एक तरह से वायु प्रदूषण के कारण ही होते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रख लेना। अब कारण क्या है इसके भाई, कारण क्या क्या होंगे, वाहनों में जीवाश्म ईंधन का दहन हो गया, ये भी कारण है, ये भी हो गया। अगर आप वाहन में जीवाश्म ईंधन लगा रहे हैं, जला रहे हैं, तो अभी कारण है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो प्रदूषण हो गए, जैसे कि फैक्ट्री से आप देखते होंगे सल्फर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, अमोनिया निकलने लगता है, तो ये सब सारी चीज़ें वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं, गैस के रूप में निकलना। और अगर इस चीज़ को रोकने के लिए कहा जाए, मतलब इस चीज़ को रोका जाए, कितना वायु प्रदूषण को कैसे रोका जाए, तो जितने फैक्ट्री हैं उनकी चिमनी को थोड़ा सा ऊपर बनाया जाए, समझ रहे हैं, वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर चली जाती है, तो चिमनियों को थोड़ा सा ऊपर बनाने को एक आदेश जारी किया जाए। और कह लीजिए कि जो डीजल हो गए, कोयले वाले इंजन हो गए, उसको यूज किया जाए,
समझ रहे हैं कि नहीं। और जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन हो गए, इसको यूज किया जाए। गैस की गाड़ियाँ जो हैं उसको आप थोड़ा सा कम यूज करें, मतलब उसको भी यूज कर सकते हैं। सीएनजी वाली हो गई तो इसको यूज कर सकते हैं। यह चीज़ है, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ कम यूज किया जाए। मोटर वाहनों में कार्बोरेटर की सफाई प्रतिदिन, मतलब कि समय समय पर कर दिया जाए। ये चीज़ें हो गई, क्योंकि कार्बोरेटर में बहुत सारी चीज़ें, गंदगी जब जम जाती है तो उसके धुएँ से वो बाहर निकलती है और वह चीज़ें इन्वायरमेंट को प्रदूषित करती है। इसके बाद घरों में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, है ना, यह चीज़ें भी हो गई। एक तरह से जो फ्रीऑन गैस होता है, आपने सुना होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसी की जगह एक तरह से फ्रीऑन गैस, उसी का रूप है, उसी का छोटा भाई कह लो, जो कि वातानुकूलित जो आपका होता है AC, जो रूम क्लीनर होता है, जो फ्रीज होता है, उन सब में यूज होता है। तो वहाँ से जो गैस बन के निकलती है वो हमारे इन्वायरमेंट में जो आपका एक तरह से क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर है ना, उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाती है। तो उसको थोड़ा सा हम कम यूज करें। और कौन कम यूज कर रहा है बताना ज़रा। किसको नहीं चाहिए AC कूलर, किसको नहीं चाहिए फ्रिज, सबको चाहिए। सबके घर में पर्याप्त रूप से पड़ा है। जो 10,000 रुपये कमाने वाला भी है ना, 8,000 रुपया, उसके घर भी आपको फ्रिज दिखेगा। समझ रहे हो ना। ये चीज़ें अब स्थिति बन चुकी हैं, क्योंकि सभी लोग अमीर होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। अब आ जाते हैं जल प्रदूषण पे। जल प्रदूषण बहुत ही आसान है। जल की शुद्धता नष्ट करने वाले पदार्थ उसमें मिल जाते हैं जल प्रदूषण में। जैसे कि आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रखी है तो वहाँ के जो प्रदूषण है सब कुछ जल में जाके मिल जाते हैं। और सरकार कितना प्रतिबंध लगाती है, लेकिन आप टैक्स दे देते हो। एक जगह का टैक्स दोगे, 4 जगह से पानी बहाओगे उसमें, कूड़े करकट सब कुछ उसमें जाता है। इस वजह से सरकार उसको प्योरीफिकेशन के लिए क्लोरीन मिलाती है उसमें। और क्लोरीन थोड़ी मात्रा में नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर मिलाती है। प्योरीफिकेशन लगाई हुई है हमारे बनारस में। अगर देखेंगे तो एक चौका घाट पड़ता है ना, चौका घाट है और बलुआ घाट के बीच में एक बहुत बड़ा प्योरीफिकेशन लगा हुआ है। हमने देखा है वहाँ पर जब चलता है, वहाँ पर ना बहुत तेजी से आवाज़ आती है। और वहाँ जितना भी बनारस का पूरा एक तरफ का मलबा बहता है ना, बनारस में कितना ज़्यादा मलबा आपको पता है, पूरा का पूरा बहता है, उसको छानते हुए समझो, उसका प्यूरीफाई करता है और स्वच्छ पानी गंगा में भी निकाल के दे देता है। समझ रहे हो ना, इस प्रकार की चीज़ें। मतलब वहाँ पर गोमती, 2 नदियाँ हैं, एक गोमती भी है और एक ये भी है आपका मतलब गंगा तो है ही खैर। इसके बाद अब आ जाते हैं प्रभाव। भाई तरह तरह की बीमारियाँ फैल जाना होता है। पीलिया, पोलियो नहीं, पीलिया हो गया, हैजा हो गया, और इसके बाद जो पानी से फैलने वाली जितनी बीमारी होती है सब कुछ, जैसे कि हैजा हो गया और पेचिस हो गया, है ना। और पोलियो पीलिया दोनों, पोलियो भी होता है, पीलिया भी होता है पानी की कमी से। और हैजा हो गया, पेचिस हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब कुछ पानी के कारण ही होने लगता है। अच्छा, रोकथाम इसके लिए क्या हो सकता है। रोकथाम रोकथाम के लिए आप कछुआ पालन खोल दीजिए, कछुआ मछली पालन खोल दीजिए स्वच्छ पानी के लिए। और उसमें जितने भी केमिकल वगैरह सब बहाए जाते हैं उस पर थोड़ा सा रोक लगाया जाए, उसके लिए उसका डायरेक्शन अलग किया जाए, प्योरीफिकेशन की व्यवस्था किया जाए, क्लोरीन मिलाया जाए, और उस पर समय समय पर उसमें जो साफ़ सफाई वाले कर्मी होते हैं उसको साफ़ सफाई कराया जाए उसका। मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी करनी चाहिए समय समय पर। ठीक है, ये चीज़ें होगी रोकथाम। बस बहुत सारी चीज़ें आप इसमें अपने से जोड़ के लिख सकते हो, तो बहुत आसान चैप्टर थोड़ा सा है। तो यह रहा आपका पूरा का पूरा पर्यावरण। थोड़ी सी अगर तेज़ी दिखी होगी तो माफ़ करिएगा, लेकिन अब ध्वनि जो है ना आप अपने से करोगे। ठीक है ना। चलिए, तो सुबह भी होने को है और आप सभी, मतलब आप सभी के लिए नहीं, 6 बज रहे होंगे इस समय, मतलब लगभग 6:30 हो रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ें थी आपके लिए पूरा का पूरा क्लास। आप इसे 1-2 बार रिवाइज करेंगे और जब तक पूरा चैप्टर नहीं खत्म होगा, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद मैं तुरंत स्टार्ट कर दूंगा। लगभग 10 दिन लगेंगे हमको और SST के क्लास पूरे खत्म करने में, 4th सेमेस्टर के। उधर सेकेंड सेमेस्टर के भी अभी हमको चलाना है। सेकेंड सेमेस्टर का मैथ खत्म हो चुका है। जो आपके भाई बहन होंगे उन्हें बता सकते हैं पूरा का पूरा। और जो आपका 4th सेमेस्टर है वो तो देख ही रहे हैं, खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है, धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा। और रही बात मैथ, तो मैथ रिवीजन करते रहिए। मैथ में बैक नहीं आना चाहिए भाई, इतना दिमाग में रख लेना। नहीं तो मत कहना यहाँ पर सर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया था। भाई बहुत बेहतरीन पढ़ाया। फिर से अभी हम स्टार्ट करेंगे मैराथन, फिर से स्टार्ट करेंगे 3-3 घंटे का मैराथन। 2-3 क्लास पूरा आएगा, प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे मैं फिर से कराऊंगा सब। ठीक है ना। धन्यवाद।